सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आज की खबरें और उनका विश्लेषण यानी दृष्टिकोण लेकर हाजिर हूं। हालांकि आज ये जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं बहुत ही भारी मन से आज का दृष्टिकोण मैं कर रहा हूं, क्योंकि जो सबसे शर्मनाक खबर है जिसकी चर्चा मैं सबसे पहले कर रहा हूं, और मुझे तो लगता है कि आज इसी की चर्चा करके और इस दृष्टिकोण को बंद कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा, मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि हर दिन की खबरें, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको शर्मसार होना चाहिए। पूरे समाज पर धब्बा लगा है जो हाथरस की घटना हुई है। वो 19 साल की लड़की जिसके साथ जो बर्बरता की गई, अत्याचार किया गया, अमानवीय का कृत्य किया गया, और इतनी बर्बरता जिस तरह से हुई और जो पूरा घटनाक्रम है कि लंबे समय तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी को पता नहीं चला। और जब उसके भाई ने रिपोर्ट लिखाई और दुर्भाग्यवश हम उसकी लड़ाई लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, उसको न्याय दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, या जस्टिस फॉर जैसे हैशटैग चलाकर हम उसको जरा सा भी न्याय दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, इसको देखने के लिए अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और ये हाथरस की जो घटना है, हमें ये 2012 के निर्भया मतलब क्या कहें कांड कहते हुए शर्म आती है। ये शब्द भी बोलते हुए शर्म आती है। और वहां जो जातीय दंभ दिखा है, वैसे तो ये विकृति, ये जो कहें कि इस तरह की घटनाएं आती हैं तो पूरा समाज शर्मसार होता है, वो राक्षसी प्रवृत्ति दिखती है। और कमाल की बात यह है कि ऐसी घटनाओं पर भी किंतु परंतु कैसे लगाया जा सकता है। ऐसी घटनाओं पर भी कोई एक वाक्य, कोई एक रिपोर्ट निकालकर कैसे उस पर कुछ और चर्चा की जा सकती है। जो जातीय दंभ है इसमें सबसे ज्यादा हावी रहा है, और उस पर यह बात करना कि क्या रिपोर्ट आई है, क्या नहीं रिपोर्ट आई है। हालांकि उस लड़की की जो रिपोर्ट है, जो उसके साथ बर्बरता हुई, जो मतलब क्या कहें, बोलते हुए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत कठिन होगा आज का दृष्टिकोण मेरे लिए पूरा करना, लेकिन चूंकि मैंने कहा है तो खबरें तो वो पूरी की पूरी मैं बताऊंगा, हर चर्चा करूंगा मैं। लेकिन सचमुच आज कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। और मुझसे कई लोग कहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर आप त्वरित प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते, टिप्पणी क्यों नहीं देते। क्या टिप्पणी और प्रतिक्रिया दी जाए? जस्टिस फॉर हैशटैग चलाने से न्याय मिल जाएगा? ये शर्मनाक काम करने वाले आरोपी चारों पकड़ लिए गए, इतने भर से न्याय मिल जाएगा क्या? वो जो जातीय दंभ है जिसने इस स्थिति तक पहुंचाया, वो खत्म हो जाएगा क्या? और हम लोग अगर हर रोज अपने व्यवहार में, प्रतिदिन के व्यवहार में अगर इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हैशटैग, कोई भी ऐसा 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, ये सब हो पाएगा। और इसमें क्या कहें, अब मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे शब्द आज नहीं मिल रहे हैं मुझे शब्द, इसलिए मैं खबर की बात करता हूं। और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा, होना भी चाहिए, समाज को सड़कों पर उतरना चाहिए और सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ और उस सोच के खिलाफ, इन सब के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। लेकिन हालांकि कई बार लगता है कि ऐसे आंदोलनों से हम कितने दिनों के लिए कुछ हासिल कर पाते हैं। वो जस्टिस फॉर हैशटैग, कुछ कैंडल लाइट मार्च, कुछ राजनीतिक नफा नुकसान, बस इसी तक में रह जाते हैं। और सोचिए कि जब गुजरती है जिसके ऊपर, निर्भया की मां ने कहा कि मुझे लगा कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो रहा है। और हाथरस की ये घटना हमें क्या कहें, राक्षस हैं हम लोग, पापी हैं। और पता नहीं ये राक्षसी प्रवृत्ति कब हम ठीक कर पाएंगे, या सिर्फ इस पर चर्चा ही करते रह जाएंगे। जो फॉरेंसिक लैब जो है वो भेज दिया गया है। अब ये जो 10 दिन में रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या मतलब डिटेल क्या होगा। और मतलब मैं कठिन हो रहा है मेरे लिए बता पाना, क्योंकि ये आज हम लोग बात कर रहे हैं 29 सितंबर को, जब वो उसका निधन हो गया, जब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। लेकिन 14 सितंबर की ये घटना है। 14 सितंबर को ये मुकदमा दर्ज कराया था उसके भाई ने। और सोचिए कि हम सब, पूरे मीडिया में ये कहीं कोई चर्चा नहीं, हमें भी ये पता नहीं चला, हम लोगों को भी कोई जानकारी नहीं हुई। और अब जाकर जब वो लड़की नहीं है उस दुनिया में, तो हम सब जस्टिस फॉर का हैशटैग चला रहे हैं। क्या क्या शर्मनाक हम
मतलब कहाँ हम जा रहे हैं, क्या समाज बना रहे हैं, और हम सब अपनी भूमिका पता नहीं निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं, बस कहने के लिए हम निभा रहे हैं। और देखते हैं 10 तारीख को, 10 दिनों में जब रिपोर्ट आएगी फॉरेंसिक लैब से, तो क्या होगा। क्या हम न्याय दिलाने की तरफ बढ़ेंगे या पुलिस प्रशासन इस पे भी लीपापोती करेगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ यही बताकर कि हमने उनको, उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए की मदद दे दी है, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है, यही बताकर वो हम खुश हो लेंगे? और DM हाथरस ने बताया कि उसकी जुबान नहीं काटी गई, और जो वहां के IG अलीगढ़ हैं पीयूष मोरडिया, वो कह रहे हैं कि जो लोग थे उनको पकड़ लिया गया है, और लेकिन द मेडिकल एग्जामिनेशन डिड नॉट कंफर्म रेप। अब ये बात कहकर IG अलीगढ़ अभी क्या साबित करना चाहते हैं, और जांच किस तरफ जाएगी अगर शुरू में ही IG इस तरह का बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कहें कि कई मामलों में जब इस तरह के मामले आते हैं तो उसमें हमें लगता है ना कि प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। और 22 सितंबर को CO ने उसके बयान दर्ज किए थे, जो संदीप और उसके 3 साथियों पर वो जो सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। और मेरी समझ में नहीं आता है कि खैर इस पर क्या मैं बात करूं, मैं बार बार मेरे शब्द गायब हो रहे हैं। मेरे लिए कठिन ये हो रहा है कि मैं क्या कहूं इस पे। कुल मिलाकर ये है कि वो लड़की नहीं रही इस दुनिया में। समाज के तौर पर हम बहुत घटिया हो गए। IG अलीगढ़ का बयान आश्वासन नहीं देता, डराता है, लीपापोती का इशारा करता है, और उसके बाद जो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर जो चर्चा होने लगी है वो और ज्यादा डराती है। वो रिपोर्ट कि भाई इसमें तो दुष्कर्म हुआ नहीं, उसकी जुबान काटी नहीं गई। अरे कुछ भी हुआ, वो बर्बरता उसके साथ हुई और उसकी जान चली गई है। जो प्रथम दृष्टया उसके आरोप हैं उसको सत्य मानते हुए प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, और इन हत्यारों को, इन जो राक्षस हैं, इनको तुरंत फांसी पर लटकाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतने से भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि आगे हम पता नहीं समाज को ठीक करने का कोई जरिया तैयार कर रहे हैं, कुछ अवेयरनेस तैयार कर रहे हैं, अपने घर के लड़कों को ठीक कर रहे हैं कि कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर हम ये कर पाए तो शायद कुछ ठीक होगा, वरना इस तरह के हैशटैग से क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता है। और जैसा मैंने कहा कि आज का दृष्टिकोण अब मुझे यहीं खत्म कर देना चाहिए, यहीं आप लोगों से नमस्ते कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि एक जिम्मेदारी है और वो रोज मैं करता हूं, हर हाल में करता हूं, बहुत जिसको कहते हैं कि कई बार इस स्थिति में नहीं होता हूं, समय की स्थिति, मन स्थिति, लेकिन फिर भी करता हूं। तो इसलिए ये दृष्टिकोण मैं पूरा करूंगा, और जो खबरें हैं वो मैं आपसे चर्चा करता हूं। चीन के लिए जो जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हुआ था पत्रकार राजीव शर्मा, उसकी जमानत खारिज हो गई है। अदालत ने कहा है कि अगर ये छूट गया इस समय तो ये साक्ष्यों को उसमें हेराफेरी कर सकता है। और भारत ने आज एक बहुत जिसको कहें कि कड़ा ऐतराज जताया है चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया, खास करके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को लेकर। तो बहुत स्पष्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है, कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चीन वो हरकत नहीं करेगा जो लगातार वो करता है। जो बातचीत हुई है, जो समझौता हुआ है, जो शांति की कोशिश हो रही है, उस पर वो रहेगा। और हम किसी भी ऐसे समझौते को नहीं मानते हैं। जो कहा गया है, जो LAC की बात हुई है, उसी LAC को हम अभी मान रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो ये बहुत ठीक नहीं होगा। और जो बहुत क्लियर कट है कि LAC जो है ये इसीलिए है क्योंकि शांति किसी तरह हो। लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि जो दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं, चाहे वो 1993 का एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रंक्विलिटी अलोंग LAC हो, 1996 एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड हो, या फिर जो 2005 का प्रोटोकॉल ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ CBMs हो। ये सब इसीलिए है कि हम भारत चीन के बीच शांति की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन अगर चीन इस तरह का व्यवहार करेगा तो इससे वो शांति हासिल करने में मुश्किल होगी। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारत को अब थोड़ा आक्रामक और ज्यादा होना चाहिए और कहना चाहिए कि हम तिब्बत पर चीन के अवैध
कब्जे को नहीं मानते, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। ये बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच है उसकी गाइडलाइंस आज की हैं, जो इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, ये जो सैन्य हमारी जो सेनाएं हैं उसमें जो नए तरह के जो कहें कि प्रयोग नवाचार हैं उसको बढ़ावा देगा। और बहुत जरूरी है, हम राजनयिक मोर्चे पर, सैन्य मोर्चे पर, हर जगह पर अलग अलग तरीके से जो अपनी मजबूती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जिसको कहते हैं ना कि भारत की जो समस्याएं हैं, कई बार जो हम लोग बात करते हैं कि क्यों नहीं ठीक हो गया। अब गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चुनाव करने की कोशिश कर रहा है और वो 15 नवंबर को वहां विधानसभा चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है पूरी तरह से अवैध है, उसके खिलाफ प्रतिरोध दर्ज कराया है और कहा है ये कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये हिस्सा है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, और ये भारत का अभिन्न अंग है। अभी मैंने जो अमजद अयूब मिर्जा साहब से, जो पीओके के एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कहीं कोई नहीं, और भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस में जाकर इस पर लड़ना चाहिए और कोर्ट से आर्डर लाना चाहिए। और उन्होंने जो पूरी तरह से जो गिलगिट बाल्टिस्तान इलेक्शंस एंड केयर टेकर गवर्नमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2020 है, इसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि ये पाकिस्तान की कोशिश है अवैध और जबरदस्ती कब्जे को बढ़ाने की, इसको भारत स्वीकार नहीं करेगा। रक्षा मोर्चे पर अगल बगल के जो देश हैं, पाकिस्तान, चीन, इनसे भारत को निपटना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की राजनयिक साझेदारी बहुत तेजी में हो रही है, सैन्य हो या राजनयिक साझेदारी हो। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर AK अब्दुल्ला मोमेन, इनके बीच में डायलॉग हुआ कंसल्टेटिव कमीशन विद, तो ये इनके बीच में 6वीं ये बैठक है और इसमें जो अलग अलग इश्यूज हैं, आर्थिक मुद्दे, व्यापारिक मुद्दे, जो दोनों देशों के बीच में रोड, रेल यानी सड़क, रेलवे और हवाई जहाज के जरिए या जल मार्ग के जरिए वो सब जो रास्ते हैं उस पर कैसे काम करेंगे, वो सब बातचीत उनके बीच में हुई। और जो सबसे बड़ी चीज थी कि कैसे सीमाओं पर शांति रहे भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा था और उस पर सहमति बनी। बहरीन में आज भारतीय जो एम्बेसडर हैं वहां पीयूष श्रीवास्तव, वो गए और उन्होंने मुलाकात की बहरीन के उद्योग, वाणिज्य और पर्यटन मंत्री जायद बिन रशीद अल जयानी, और भारत और किंगडम ऑफ बहरीन के बीच संबंधों को लेकर चर्चा हुई। मालदीव को भारत ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया है, ये इंडियन नेवी ने दिया है। अब ये मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स का हिस्सा होगा, ये जहाज जो है ये दिया है भारत ने। और अब हम देश की दूसरी खबरों पर बढ़े, उससे पहले एक और खबर जो अंतर्राष्ट्रीय भी है, देश की भी है, और कुल मिलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो है भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल का अवैध कारोबार। जो एमनेस्टी यूके के जरिए 4 संस्थाओं को रकम भेजी गई, और कमाल की बात यह कि उनको FCRA के जरिए लेना था, पंजीकरण कराना था, लेकिन 19 दिसंबर 2000 के बाद एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है, जो भारत में है, उसने कोई FCRA का पंजीकरण ही नहीं कराया और FDI के तहत उनको दिखाया, जो पूरी तरह से अवैध है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट कहा है कि विदेशी चंदे से धंधा चलाने वाली जो NGOs हैं, जो रकम लेकर, विदेश की रकम लेकर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी संस्थाओं को कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसी संस्थाओं को किसी भी हाल में ये काम नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल चाहता है कि भारत में मानवीय काम करे तो बिल्कुल वो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन चूंकि उनको इसके लिए विदेशी चंदे की इजाजत नहीं दी जा सकती और ये हस्तक्षेप हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह कानून सभी पर लागू है, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भी लागू होगा। वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल पूरी तरह से भारत विरोधी है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। वो यहाँ जनमत बनाने की कोशिश करते हैं सरकारों के खिलाफ, और वो यहाँ कोशिश करते हैं कि क्यास कैसे किया जाए, कैसे भारत में उपद्रव किया जाए, कुछ गतिविधियां गलत की जाए। अच्छा है कि गृह मंत्रालय इस पर अब कड़ी कार्रवाई कर रहा है, और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में अगर इस तरह के मामले हैं कि अवैध तरीके से वो रकम ला रहे थे, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई थोड़ा और होनी चाहिए, और मुझे लगता है गिरफ्तारियां भी इसमें होनी चाहिए। सिर्फ काम बंद कर देना ये ठीक नहीं है, थोड़ा कड़ाई से और निपटना चाहिए। जो
भारत मैंने कहा ना कई तरह की उलझनों से जूझता रहता है। तो मिजोरम में 28 सितंबर को बड़ा एक हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है और 28 AK सीरीज की राइफल, जिसमें एक AK-47 है और उसके अलावा जिसमें कि नहीं उसके अलावा एक AK-47 है, 28 मैगजीन है, खुखरी है, ये सब पकड़ा गया। 39,000 रुपए हैं। 3 लोग पकड़े गए हैं 2 गाड़ियों में। यानी देश के किस किस हिस्से में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं इसका अनुमान लगाना पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारी सेनाएं हैं, BSF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, अलग अलग राज्यों की पुलिस है, वो सब लड़ते रहते हैं, हमें बचाते रहते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किसान देश भर में जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो आंदोलित हैं। पंजाब और हरियाणा में किसान भी आंदोलित हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, अमरिंदर, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक मंच पर लाकर उसको बड़ा एक आंदोलन खड़ा करें। अब देखिए विपक्ष कब तक की लड़ता है। आज प्रधानमंत्री ने फिर से वही सारी बातें कही और मुझे अच्छा लगा कि कल जो मैंने CNBC आवाज पर कहा था कि ये अपमान है ये, और कल के जो दृष्टिकोण में मैंने कहा था कि ट्रैक्टर चलाना किसानों का अपमान है, और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही कहा और कहते हुए कहा कि आखिर ये किसी भी चीज को, किसी भी सुधार को बर्दाश्त क्यों नहीं करते हैं। और आज वो जो युवक कांग्रेस अध्यक्ष, उनको हिरासत में लिया गया, ट्रैक्टर जलवाने वाले थे वो, और सरकार ने सरकारी खरीद का आंकड़ा वो प्रतिदिन जारी कर रही है। तो जो पंजाब और हरियाणा, ये जो 2 राज्य हैं सबसे ज्यादा जहां ये हल्ला हंगामा बवाल मचा हुआ है, तो 16,420 मीट्रिक टन ये जो है MSP पर खरीद लिया गया है 28 सितंबर 2020 तक। और इसके अलावा खरीफ 2020-21 के लिए MSP पर किसानों से खरीद होती रहेगी। और उसमें जो दूसरे राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, वहां भी 14.09 ये इतना लाख मीट्रिक टन ये तिलहन और दलहन, इसकी खरीद का एक कहें कि अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, किसान क्यों सड़कों पर हैं। तो ये MSP का पूरा जो बखेड़ा है ये विशुद्ध रूप से, यानी सरकार जितनी खरीद कर रही थी वो अभी भी कर रही है, और वैसे ही MSP का हिस्सा बहुत कम होता है, मतलब अधिकतम 4 से 6% के बीच रहता है। 2G स्पेक्ट्रम, उसमें जो दिल्ली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय है, उसने मंजूरी दे दी है, स्वीकृति दे दी है। जो CBI और ED ने कहा था कि थोड़ी जल्दी सुनवाई की जाए, जिससे कि 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में जो आरोपी हैं उनको सजा सुनाई जा सके, और ये 5 अक्टूबर से डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, इसका भी इंतजार रहेगा। दिल्ली में ही एक, जिसको हम कहें कि हम एक तरफ तो लड़ रहे हैं और हमारे जो अस्पताल हैं, जो नई दिल्ली की तीनों जो नगर पालिकाएं हैं, उसमें कर्मचारियों को, डॉक्टरों को और जो दूसरे इससे अस्पताल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको सैलरी तक नहीं मिल रही है। हिंदूराव हॉस्पिटल जो है उसके डॉक्टरों ने, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज धरना प्रदर्शन किया, और जो नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं जयप्रकाश, वो कह रहे हैं कि जून तक की सैलरी हमने क्लियर कर दी है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की। आप बताइए, 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली लोगों को, मतलब जून तक की क्लियर किया, तो इसका मतलब अभी भी, वैसे वो 106 दिन कह रहे थे, लेकिन अगर जून तक क्लियर भी हो गई तो जुलाई, अगस्त और अब तो सितंबर भी बीत गया। इस तरह से अगर व्यवहार किया जा रहा है तो हम कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे, आप ये समझिए जरा। ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये अकर्मण्यता है, अगर देश की राजधानी की नगर पालिकाएं ऐसे व्यवहार कर रही हैं तो ये शर्मनाक है। दिल्ली, सर्दियां आ रही हैं, पराली जलनी शुरू हो गई है, जो PM 2.5 इस सब के आंकड़े भी आने शुरू हो गए हैं। अभी चाइनीज वायरस है, डेंगू है, दूसरी चीजें हैं, अब उसके साथ प्रदूषण भी शुरू हो जाएगा। अच्छा है कि जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को मीटिंग होने जा रही है 5 राज्यों की, और वो 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये बातचीत करेंगे। और उनका कि 2016 से हम शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान पर काम कर रहे हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। अच्छा है कि ये 2016 से कम ये हो रहा है, और हम उम्मीद करें कि इसका कुछ
असर होता हुआ दिखेगा, पर्यावरण बेहतर दिखेगा। महाराष्ट्र, जो राज्य की कलीना फोरेंसिक साइन लेबोरेटरी है मुंबई की, उसने कह दिया है कि सुशांत सिंह के जो कहें कि शरीर से कोई भी जहर या कोई भी ऐसा कुछ जहर दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं मिला है। अभी तक एम्स की भी रिपोर्ट में कोई ऐसी खबर नहीं आई है। अब सीबीआई कुछ कह रही, जांच कर रहे हैं, तो कुल मिला के इतना हल्ला हंगामा जो था उस पर अभी भी हम सुशांत की हत्या के जो असली कारण है, असली वजह है, शायद उससे दूर ही रहेंगे और शायद वहां कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। ये बहुत क्या कहेंगे, पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और उन लोगों पर भी जो इसको लेकर हो हल्ला मचाए हुए थे। जो रिया चक्रवर्ती है, वो जो ड्रग मामले में फंसी है, उसने जब कहा कि हमें जमानत दे दीजिए, तो जो इसके पक्ष रख रहे थे, जमानत का विरोध कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा है, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं अनिल सिंह, उन्होंने कहा, एनसीबी के लिए अपीयर हुए थे, इन्होंने कहा कि देखिए हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से रिया चक्रवर्ती का लेना देना है। ये जितने ड्रग डीलर, ड्रग का सेवन करने वाले, इन सब की चेन मिली है, इसलिए हम जो है इनको गिरफ्तार कर रहे हैं और इसलिए इनकी जो कहें कि जमानत नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए, खबरें देखिए, मैं तो लगातार जहां था वहीं खड़ा हूं। अगर आप लोगों के मन में कुछ और था तो एक बार जरा देखिए। और मैं तो बार बार निवेदन करूंगा कि मेरे सामाजिक परिवार के आप सदस्य हैं तो हर घटना पर स्थिर होकर टिप्पणी करने की और उस घटना को देखने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ साफ दिखने लगेगा। दौड़ते हाँफते जाएंगे आप, प्रतिक्रिया देंगे तो शायद साफ नहीं दिखेगा। चुनाव बिहार में हो रहे हैं, खूब जमकर प्रचार शुरू हो गया है, सीटों की मारामारी चल रही है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सबकी अपनी अपनी जो रणनीतिक पैंतरेबाजी हो चल रही है। इसी में एक नया गठबंधन भी पैदा हो गया है और वो गठबंधन कह रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ये मिलकर लड़ेंगे और उसके मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे उपेंद्र कुशवाहा। यानी 3 गठबंधन के मुख्यमंत्री तो तय हो गए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि कांग्रेस अभी तक सीटों के तालमेल पर सहमत नहीं हो पाई है और उसके लिए बिहार के अपने प्रदेश प्रमुख को बुलाया था, बातचीत चल रही है। हालांकि राजग में भी न राजद बन पा रहा है सही से, न राजग बन पा रहा है। नीतीश कुमार के लिए संकट खड़ा हो गया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अभी किसका वोट कितना काटेंगे देखने की बात होगी, लेकिन कुशवाहा वोट अगर बहुत ज्यादा गए तो ये संकट खड़ा करेगा। चिराग पासवान भी फुल फॉर्म में है, वो कह रहे हैं कि हम तो सब सीट पर लड़ जाएंगे, वो भी कह रहे हैं कि हम कम नहीं लेंगे। जो ये कहा जा रहा है कि कुछ 100 से कुछ ज्यादा नीतीश लड़ लें, 100 के आसपास बीजेपी लड़ ले और बची सीटों में सबको बांट दें, तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो मोर्चा खोल दिया है, वो नहीं लेने वाले हैं, 10, 12, 15 सीट नहीं लेने वाले हैं। हालांकि देखना चाहिए कि वो कितनी सीटों पर लड़कर जीत पाएंगे। एक और वहां बन गया है, जो ओवैसी साहब हैं, उन्होंने भी एक बना लिया है एक गठजोड़, और वो गठजोड़ उन्होंने बनाया है देवेंद्र प्रसाद यादव, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक। आप सोचिए, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, इतना जबरदस्त है उनका। तो जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का डेमोक्रेटिक उठा लिया है, समाजवादी का समाजवादी उठा लिया है, जनता दल यूनाइटेड का जनता दल उठा लिया है। ये और असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे। और इसी के साथ जो चुनाव आयोग है उसने एक लोकसभा उपचुनाव बिहार का और उसके अलावा जो अलग अलग और चुनाव हैं उनकी भी घोषणा कर दी है। 56 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये सब शामिल हैं। इन जगहों पर होगा 3 तारीख को, और जो मणिपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं वहां होगा 7 नवंबर को, यानी 3 और 7 नवंबर को होगा। ये 54, 2, 56 हो गया और काउंटिंग उसी दिन होगी जिस दिन बिहार की विधानसभा सीटों की होगी। तो देखिए, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत सा रोचक समीकरण बन रहा है और इस पे अभी थोड़ा और आगे बढ़े, कुछ सामने आ जाए कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि असली तस्वीर क्या उभर रही है। तो चुनाव होता है ना। झारखंड से जो खबर है कि वहां का जो एक उग्रवादी संगठन है PLFI, उसके
2 सदस्यों को पकड़ा गया। ये प्रतिबंधित संगठन है और रांची पुलिस ने पकड़ा है। ध्यान रखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये जब इस तरह के उग्रवादी संगठन पकड़े जाते हैं तो कई बार कहा जाता है कि इनको किस सरकार में पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये रांची में पकड़ा गया है। जो वहां के एसपी रांची हैं रूरल, नौशाद आलम, इन्होंने ये जानकारी दी है। ये भी कोई नक्सली उस तरह के संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। जो जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी साथ में मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री जी थे और जल शक्ति मंत्री थे। अच्छा है कि नमामि गंगे मिशन के तहत कुछ होता हुआ जनता को दिखे, साफ गंगा दिखे, क्या क्या हुआ वो दिखे, क्या कुछ करेंगे वो दिखे, जनता का भरोसा पैदा हो, बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर हवाई अड्डे को अपग्रेड किया जाएगा, यानी और विकसित किया जाएगा। क्षमता उसकी नई जो टर्मिनल बिल्डिंग है, जो पैसेंजर कॉम्प्लेक्स है, वो बन रहा है। 500 यात्री प्रति घंटा ये उसकी क्षमता हो जाएगी। जम्मू कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बैक टू विलेज कार्यक्रम की समीक्षा की और अधिकारियों को कहा कि आप गांवों में जाएं, उसका कार्यक्रम पूरा तैयार करें। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है कि इस तरह से काम किया जाए। मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सलीके से किया था। वो खुद गर्मियों में किसी न किसी एक गांव में जाते थे, वहां रात रुकते थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अब चाइनीज वायरस कहां तक पहुंचा उसकी बात करके और आज का बुलेटिन में खत्म करता हूं। वैसे भी आज के बुलेटिन में खबरें मैंने जरूर बताई आपको, लेकिन मेरा मन बहुत व्यथित है। हाथरस की घटना के बाद मैं बुलेटिन बहुत अच्छे से करने के मन स्थिति में नहीं हूं। और ईश्वर करे कि हम लोगों का, जितने ज्यादा लोगों का मन आज खराब होगा, वही इस खराब समाज को बदलने के, थोड़ा सा बेहतरी करने की स्थिति में आ सकते हैं। वरना अगर आज आपका मन खराब नहीं है तो आप यकीन मानिए कि इस खराबी को, राक्षसी प्रवृत्ति को हम रोक नहीं पाएंगे। चाइनीज वायरस का जहां तक सवाल है, भारत प्रति 10 लाख पर 50,000 जांच करने वाला देश बन गया है। और जो सितंबर महीने में 2,97,00,000 जांच की गई है, कुल 7,30,00,000 से ज्यादा जांच हो चुकी है। 51 लाख से ज्यादा ठीक हो गए मरीज, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जो मैं लगातार कह रहा हूं कि जो नए संक्रमण के मामले हैं उनका ग्राफ, और जो सुधर गए लोग, ठीक हो गए, घर चले गए, इससे संक्रमण से ठीक हो गए, उनका ग्राफ, वो एक तरह से कहें कि अब ठीक होने वालों का ग्राफ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 84,877 लोग ठीक हुए, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया। और जो नए मामले आए हैं वो 70,589, यानी 14,500 ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अगर ये होगा तो अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी हम जिसको कहें कि संक्रमण से मुक्त हो पाएंगे। हालांकि नीति आयोग ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि हमें मास्क वाली दिवाली, मास्क वाली होली, मास्क वाला ईद इसी तरह से मनाने की आदत डालनी पड़ेगी। जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, ये अतिरिक्त 100 मिलियन वैक्सीन डोज तैयार करेगा भारत के लिए। और उसके अलावा जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है 2021 में, यानी जो मध्य और निम्न आय वर्ग वाले देश हैं, और ये जो कोलैबोरेशन है, यानी सहयोग है, किसका किसका है, SII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गावी वैक्सीन अलायंस एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और जिसे कहें कि इसके पहले ही 100 मिलियन डोज था, तो अब ये हो गया 200 मिलियन डोज। तो हम उम्मीद करते हैं कि संक्रमण भी जल्दी खत्म हो जाएगा और वैक्सीन भी जल्दी से आ जाएगी। मैं अभी दृष्टिकोण खत्म कर रहा हूं, लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि इस मन स्थिति में आज का जो दृष्टिकोण मैंने किया, बहुत खराब मन स्थिति में किया है। मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। और आप सबका मन आज खराब होना चाहिए। आप सोचिए कि घटना होती है, 14 तारीख की रिपोर्ट होती है, 22 तारीख को बयान लिया जाता है और 29 तारीख को जब उसकी जान चली जाती है, तब हम जागते हैं। हम इतने जागृत समाज हैं। और अगर इस तरह से हम
मतलब पता नहीं फिर कभी ये राक्षसी प्रवृत्ति खत्म होगी क्या। और जो जातीय दंभ इसमें दिख रहा है, ये हर हाल में खत्म होना चाहिए, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी किंतु परंतु के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और फिलहाल अब कोई बातचीत नहीं, मैं बस इसे यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि अब और कुछ चर्चा करने की न तो मन स्थिति है, न मेरे पास शब्द बचे हैं। श्रद्धांजलि उस बच्ची को, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज बेहतर हो पाएगा, राक्षसी प्रवृत्ति से मुक्त हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।